एक और क्वेश्चन, आप पेशेंट विद एडीए डेफिशिएंसी रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकल इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, एक्सप्लेन व्हाई सच पीरियोडिक इन्फ्यूजन इज रिक्वायर्ड। क्यों से लिम्फोसाइट ली गई, इन लिम्फोसाइट को पेट्री प्लेट में कल्चर कराया गया जहां पे उसके अंदर फंक्शनल एडीए सीडीएनए इंसर्ट किया गया यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। जो चेन ए वाला जो जीन था उसको प्लाज्मिड के अंदर में एक्सप्रेस करा के आपका प्रोटीन ए बना लिया, देन चेन बी को प्लाज्मिड के साथ में मिला के प्रोटीन बी बना लिया, दोनों को साथ में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से। अब हमारे पास में आता है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस हमने देखे थे, उनकी एप्लीकेशंस हमारे पास में क्या क्या होती है। हमने देखा किस तरीके से आरडीएनए बनाया जाता है, हमने देखा था पीसीआर क्या होता है, हमने देखा था बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अब इन सब का एप्लीकेशन क्या आता है, तो सबसे पहला हमारे पास में 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि यूजुअली माइक्रोब होता है, ठीक है, या प्योर एंजाइम होगा। ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना जैसे बायोरिएक्टर के अंदर में, एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद में उसको प्योरिफिकेशन वगैरह करना, सेपरेशन करना, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब चीज। अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हम देखते हैं एग्रीकल्चर में, तो हमारे पास में 3 है, एग्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड हमारे पास में आता है। एग्रोकेमिकल में हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं जिनका एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऑर्गेनिक के अंदर आप सारे नेचुरल प्रोसेस पे आ गए बट यील्ड बहुत कम थी। फिर हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स प्लांट काम में लेना चालू करा, जेनेटिक मेकअप को ऑल्टर करा, इससे हमने यील्ड लिमिट को भी ओवरकम कर लिया, केमिकल डिपेंडेंसी जो थी उसको भी हमने ओवरकम कर लिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड सप्लाई को तो ट्रिपल कर दिया, हाउएवर एक टाइम बाद में प्लाटू आ गया क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी अमाउंट से हमारे पास में ग्रो करती जा रही थी। कन्वेंशनल ब्रीडिंग ने सीलिंग को हिट कर दिया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास में आया, इसने एग्रोकेमिकल वगैरह इंट्रोड्यूस करे। बट एग्रोकेमिकल का एक तो एनवायरमेंट पे हार्मफुल इम्पैक्ट था, दूसरा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे बेचारा किसान वैसे ही इतना गरीब है, तो वो इतने महंगे महंगे एग्रोकेमिकल बार बार कैसे खरीद के लाएगा। तो ये जो था थोड़ा हमारे पास में क्या था, बहुत थ्योरेटिकल था और जमीन पे करना इसको बहुत मुश्किल था हमारे पास में। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास में आई टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक में हमारे पास में 1950 में आई थी। पूरा प्लांट जनरेट किया गया एक्स प्लांट से, प्लांट किसी भी एक पार्ट से पूरा प्लांट जनरेट किया गया, इसको हमने कहा टिश्यू कल्चर। इसके अंदर में आपको क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब वगैरह के अंदर में आपने सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करी, कार्बन का सोर्स दिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, साइटोकिनिन, ग्रोथ रेगुलेटर, सब कुछ आपने प्रोवाइड करा। और ये सब कुछ प्रोवाइड करने से क्या हुआ, जो सिंगल सेल एक्सप्लांट था उससे पूरा प्लांट जनरेट हुआ। इस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी, इसको का क्या जाता है, टोटिपोटेंसी कहा जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर में हजारों प्लांट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ये सारे प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सोमाटोज कहते हैं। ठीक है, हमारे पास में इसकी मदद से हमने कौन कौन से बना लिए, तो टोमेटो हो गया, बनाना है, एप्पल है, ये सब कुछ इसकी मदद से बनाया गया था। अब हमारे पास में क्या होता है, हम डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा प्लांट इवन इन्फेक्ट भी हो तो उसमें जो मेरिस्टम पार्ट जो होता है, एक्सिलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम पार्ट जो होता है, वो वायरसेस से फ्री होता है। तो हम डिजीज प्लांट से भी वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। बनाना, शुगर केन, पटाटो है, उनको हमने इसकी मदद से बनाया था यहाँ पे। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है सिमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे क्या है, जो प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करके, ये प्लांट की सेल इसको सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, तो आपके पास में क्या आ गया, प्रोटोप्लाज्म आ गया नेकेड, जो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। जब ऐसे दो नेकेड प्रोटोप्लाज्म को आपने कंबाइन करा तो यू गेट सोमैटिक हाइब्रिड, जिनको जर्मिनेट करते हो तो पूरा एक प्लांट मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से टोमेटो बनाया गया था, पोटैटो और टोमेटो को फ्यूज करके, बट वो क्या कर पाया, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन नहीं दे पाया कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो फेल हो गया था ये वाला मेथड हमारे पास में। सवाल आया, असर्शन कहता है मेरिस्टेम इन विट्रो ग्रो किए जाते हैं टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्लांट, एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन कहता है इफ अ प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस, रूट्स एंड स्टेम्स वायरस फ्री होते हैं, ये तो एकदम गलत है। प्लांट इन्फेक्टेड है तो रूट एंड स्टेम भी वायरस से अफेक्टेड होंगे, सिर्फ मेरिस्टेम अनअफेक्टेड रहते हैं, है ना। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्टेम सेल्स मेरिस्टम्स के अंदर भी होती है, जो स्टेम सेल है जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, कोई भी सेल
को फॉर्म करने की टोटिपोटेंसी कैपेबिलिटी होती है। स्टेम सेल ह्यूमंस में कहाँ से मिल सकते हैं, तो बताओ, एक एग्जांपल तुम्हें बताती हूँ, विजडम टूथ और कोई एग्जांपल बताए तो तुम बताओ कि स्टेम सेल कहाँ से ऑब्टेन की जा सकती है। स्टेम सेल का ह्यूमन डिजीज को क्योर करने के अंदर में क्या एप्लीकेशन होता है, कोई भी पार्ट जो डिजेनरेट हो चुका है रीजनरेट करने के काम में आ सकता है। विजडम टीथ भी लोग प्रिजर्व कराते हैं ताकि कोई भी डिजीज वगैरह के अंदर उसको काम में ले सके, टिश्यूज वगैरह को रीजनरेट करने के लिए। तो ये इसकी एप्लीकेशन हमारे पास में 2023 में आपसे पूछा था। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया है। नाउ वी हैव जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स के जीन को हम मैनिपुलेट करते हैं तो उनको हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इनके फायदे क्या होते हैं, एक तो ये अबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए टॉलरेंट होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, ड्रॉट हो गया, ठंडा हो गया, सबके लिए रेजिस्टेंट हो गया। मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी इसके अंदर बहुत बढ़ जाती है, ज्यादा अमाउंट में मिनरल एब्जॉर्ब कर पाते हैं सॉइल से, तो मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत रिच होती है, जैसे कि हमारे पास में गोल्डन राइस है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस होती है हमारे पास में। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स पर रिलायंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमारे पास में बनाए जाते हैं, जिन प्लांट से हम स्टार्चेस बना सकते हैं, बायोफ्यूल्स तक बना सकते हैं, फ्यूल बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं। तो हम टेलर मेड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन बना रहे हैं प्लांट की मदद से, प्लांट को ही हमने फैक्ट्री बना दिया है इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में बेसिलस थाइनोजेनियासिस, कि हम पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट ही बना दे ताकि पेस्टिसाइड का अमाउंट कम यूज हमें करना पड़े। तो उन्हें बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टमाटो वगैरह बना दिए हैं। बीटी टॉक्सिन को हमने क्लोन कर दिया है बैक्टीरिया से, उसको प्लांट में एक्सप्रेस करा दिया है, प्लांट के अंदर उस जीन को एक्सप्रेस करा दिया तो प्लांट अपने आप उसके लिए रेसिस्टेंट हो गए। अब ये जो बेसिलस थाइनोजेनियासिस होता है, ये ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्ट्स को मारता है, लेपिडोप्टेरेंस को, सीलमटेरेंस को, डिप्टेरेंस को, इन सबको किल करता है। अब बेसिलस थाइनोजेनियासिस काम कैसे करता है कि आपने इसके स्पोर्स लाए, इनको स्प्रे करा, एक तो एक्सटर्नल मेथड पहले ये होता था, अब तो हमने ऐसा प्लांट ही बना दिया है। तो जब वो जो बैक्टीरिया की अंदर, तो वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर में होता है, जैसे ही एनिमल उसको खाता है तो एनिमल के पेट में क्योंकि अल्कलाइन पीएच होता है, तो जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है ये एक्टिव टॉक्सिन के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्टिव टॉक्सिन मिडगट की एपिथेलियम से जाके बाइंड होता है एंड एपिथेलियम बर्स्ट हो जाएगी। एपिथेलियम बर्स्ट होगी तो क्या होगा, हमारे पास में सेल का स्वेल होना है, लाइसिस होना है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। अब क्या ह्यूमंस के लिए ये सेफ है, तो ह्यूमंस का तो एसिडिक स्टमक होता है जो इस टॉक्सिन को एक्टिवेट नहीं करता है, तो ह्यूमंस के लिए ये सेफ है हमारे पास में। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल क्या क्या आते हैं अपने पास में, व्हाई डू फार्मर प्रेफर टू ग्रो पीटी कॉटन क्रॉप, क्यों ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। कोई भी दो इंसेक्ट बताओ, लेपिडोप्टेरन, डिप्टेरन, जो किल करता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, तो ये पूरा मैकेनिज्म आप अपने शब्दों में बता सकते हो। बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसने फार्मर्स को हेल्प करा है क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने में। बीटी कॉटन को बॉल वॉर्म के लिए रेसिस्टेंट कैसे बना दिया है, तो यहाँ पे आपके पास में दो जीन्स आएंगे, क्राई जीन्स, क्राई 1AC, क्राई 2AB कॉटन बॉल वॉर्म का होता है। तो हमने क्या करा, क्राई 1AC, क्राई 2AB को आप कॉटन प्लांट में एक्सप्रेस करा दिए हो तो कॉटन बॉलवर्म के लिए रेसिस्टेंट हो गए हैं। क्राई 1AB को आपने कॉर्न प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया तो वो कॉर्न बोरर के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, बॉलवर्म के लिए कैसे रेसिस्टेंट बनाया, दैट क्राई 1AC, क्राई 2AB gene was introduced into the cotton plant and after the expression the plant become resistant to दिस कॉटन बॉलवर्म, क्योंकि प्लांट अपने आप ही इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पूरा सेम है, यही मैकेनिज्म है, 10 बार सेम क्वेश्चन आया है आपके पास में। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ बैक्टीरिया, तो काम आता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिलस थाइनोजेनियासिस। एक्सप्लेन हाउ जीएम कॉटन क्रॉप एबल टू रेसिस्ट इंसेक्ट अटैक, सेम वो मैकेनिज्म आपको बता देना है। 2024 का सवाल थे ये वाले। 2025 का सवाल, एक्सप्लेन हाउ सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थाइनोजेनियासिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स, जो इंसेक्ट्स को तो मारते हैं बट बेसिलस बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं। तो सेम था, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इंसेक्ट की अल्कलाइन पीएच में जाके एक्टिव हो जाते हैं। अब हम मैकेनिज्म किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा है बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बीटी कॉटन प्लांट बनाने के लिए, तो आप बता दोगे कि बेसिलस थाइनोजेनियासिस का जो क्राई जीन था उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, प्लांट अपने आप जो था क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगा हमारे पास में, एंड इस तरीके से वो क्या हो गया, हमारे पास में रेसिस्टेंट हो गया इन सब के लिए। ठीक है,
तो ये सारा अपने पास में था बीटी के बारे में। अब नेक्स्ट आता है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट हमारे पास में निमेटोड मिलाटिगाइन इनकॉग्निशिया। टबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है, टबैको की यील्ड को क्या करता है, बहुत कम कर देता है। तो हम एक नोवल स्ट्रैटेजी लेके आए आरएनए इंटरफेरेंस। ये आरएनए इंटरफेरेंस नेचुरली सारे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसा मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। अब इसके अंदर में होता क्या है अपने पास में, आपने क्या करा यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करा और नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड होता है टीआई प्लाज्मिड आपको पता है उसके साथ में कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको आपने होस्ट प्लांट टबैको प्लांट के अंदर में एक्सप्रेस कराया, तो टबैको प्लांट के अंदर में ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अपने आप बनने लगा, ठीक है। अब जब सच में ये जो टबैको प्लांट है पूरा इसको नेमेटोड अंदर इसके एंटर करेगा, तो वो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए था वो नेमेटोड के एमआरएनए से जाके बाइंड हो जाएगा, नेमेटोड के एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रोक देगा। उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा तो पैरासाइट क्या हो जाएगा, मर जाएगा हमारे पास में। इसी पे तुम्हारा सवाल आया 2025 में, आरएनए इंटरफेरेंस टबैको प्लांट को रेसिस्टेंट बनाता है नेमेटोड के लिए, क्या इसका मेन पॉइंट है। तो ये प्रिवेंट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड, नेमेटोड के एमआरएनए की ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है ना। मैकेनिज्म पूछता है तो वैसे मैंने ये सब कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट और इनकी फॉर्म में बताया, आप ये पैराग्राफ में ही सेम चीज लिखी हुई है, तो आप थ्योरी भी एक बार रीड कर सकते हो और अपने खुद के शब्दों में लिख सकते हो बच्चों। कीवर्ड्स आने चाहिए, बाकी खुद के शब्दों में लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे। Name and explain the biotechnological strategy whereas the infection by the nematode Melanogain incognita can be prevented using agrobacterium vector in the roots। पूरा आपको नेम बताना है, नेम हो गया आरएनए इंटरफेरेंस एंड पूरी टेक्निक आपको सेम एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। अब हमारे पास में आता है मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशन हमारे पास में होते हैं। सबसे पहले आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पुराने जमाने में इंसुलिन पिग्स के पैंक्रियास से लिया जाता था, बट उसकी वजह से बहुत लोगों को एलर्जी होने लगी, रिएक्शंस होने लगी, तो इंसुलिन जो था वो बनाया गया लैब के अंदर में। हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो एक होती है चेन ए हमारे पास में, एक होती है चेन बी, कनेक्टेड होती है चेन सी से, प्रो हार्मोन की फॉर्म में ह्यूमंस के अंदर में बनता है। ये प्रो हार्मोन मच्योर के हार्मोन बनाता है जिसमें सिर्फ इंसुलिन ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड होती है जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से अटैच होती है। एली लिली कंपनी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इनको बनाया। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो चेन ए वाला जो जीन था उसको प्लाज्मिड के अंदर में एक्सप्रेस करा के आपका प्रोटीन ए बना लिया, देन चेन बी को प्लाज्मिड के साथ में मिला के प्रोटीन बी बना लिया, दोनों को साथ में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से, और इस तरीके से इन्होंने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इंसुलिन यहाँ पे बना लिया, जो इंसुलिन आजकल आपको मार्केट में मिलता है ना, इंजेक्शन वगैरह की फॉर्म के अंदर में। अब सवाल क्या आया था, इंसुलिन सिंथेसाइज इन बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सिंथेसाइज बाय एली लिली कंपनी, क्योंकि एली लिली कंपनी वाले इंसुलिन में सिर्फ ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड थी, ह्यूमन में ए बी एंड सी पेप्टाइड होती है, प्रो हार्मोन की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है जो हार्मोन में कन्वर्ट होता है बाद में। इंसुलिन एनिमल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करा था, आजकल यूज क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स से रिएक्शंस वगैरह हुई थी। अब अगर तुम बहुत और पीछे जाके देखो ना 2010 11 12 13 15 16 17 तब ये सेम सवाल आपके आए हुए हैं, बट अब क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो मैं आपको वो सारे सवाल नहीं बताऊंगी, वरना वो जब हम एनालाइज करते तो आपको पता चलता कि यार ये सेम सवाल हमारे पास में आ रहे हैं ना। सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बीटी में से आता है, आरएनए इंटरफेरेंस में से आता है, एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी में से आता है, आपके पास में छोटा मोटा कुछ एक आध वाला जीएसी का फुल फॉर्म है, किसी का फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिया या कुछ असर्शन रीजन आ गया, तो मेन बड़े टॉपिक तो वो तीन टॉपिक आपके पास में है, ठीक है। जीन थेरेपी मतलब जीन में जो भी डिफेक्ट वगैरह है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड के अंदर में, एम्ब्रियो के अंदर में, ताकि किसी भी बीमारी को ट्रीट किया जा सके। 1990 में सबसे पहला जीन थेरेपी 4 साल की बच्ची थी जिसको एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी इसको दिया गया। ये एंजाइम जो है आपका बहुत क्रूशियल है फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, इम्यून सिस्टम के फंक्शन करने के लिए, तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो होगी। एडेनोसिन डीएमिनेज का जो जीन है उसमें कुछ तरीके का डिलीशन हो जाता है। इसका इलाज क्या है, सबसे पहला तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है जहाँ पे इंजेक्शन की मदद से फंक्शनल एडीए दिया जाता है, तीसरा जीन थेरेपी हमारे पास में आया। जीन थेरेपी देखो इस डायग्राम की मदद से समझो, पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट ली गई, इन लिम्फोसाइट को पेट्री प्लेट में कल्चर कराया गया जहां पे उसके अंदर फंक्शनल एडीए सीडीए इंसर्ट किया गया यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स के केस में रेट्रोवायरस को यूज करते हैं, तो इसको ट्रांसफर किया गया, ये जो इंजीनियर्ड सेल की इनको वापस पेशेंट के अंदर में ट्रांसफर कर दिया गया, बट इसका हमारे पास में
ड्रॉबैक क्या है कि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं होती हैं, मॉर्टल सेल्स होती हैं, मर जाती है कुछ दिन बाद में, तो वापस सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। इसका परमानेंट क्योर एक ही है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में फंक्शनल एरियाज के अंदर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो परमानेंटली वो बच्चा क्योर हो सकता है, उसको इतना बार बार इतना पेनफुल प्रोसीजर से नहीं होगी, गुजरना पड़ेगा। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, a patient of ADA deficiency requires periodic infusions of genetically engineered lymphocyte, absolutely correct. Reason, lymphocytes are not immortal but have lifespan. Reason is also correct and इसका correct explanation हमारे पास में है। सेम सवाल 2023 का, पेशेंट ऑफ एडीए डेफिशिएंसी अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर जीन थेरेपी रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन, रीजन लिम्फोसाइट्स आर इमॉर्टल। तो असर्शन है ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखो, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से फायदा होता है। एक और क्वेश्चन है, पेशेंट विद एडीए डेफिशिएंसी रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकल इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, एक्सप्लेन व्हाई सच पीरियोडिक इन्फ्यूजन इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड होता है? बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल, उनकी डेथ हो जाती है। परमानेंट क्योर हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर आप एडीए को उसके अंदर में क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो सेल के अंदर में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमारे पास में आता है, जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत लेट डायग्नोस कर पाते हैं। देखो पैथोजन का लोड है या टाइम है, जब स्टार्टिंग में पैथोजन का लोड बहुत कम होता है तब सीरम या यूरिन टेस्ट से हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जब बहुत लोड बढ़ जाता है, इतना वायरस बैक्टीरिया का लोड बढ़ गया, तब जाके वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमें ऐसी टेक्निक देखनी जो इतने कम लोड में आइडेंटिफाई कर पाए ताकि हम उस बीमारी को आसानी से ट्रीट कर पाए। इसलिए 3 मेथड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एलिसा टेक्निक हमारे पास में होती है। पीसीआर आपको ऑलरेडी बताया है, जो बैक्टीरिया वायरस जिनका अमाउंट कम भी है उनको एम्प्लीफाई करेगा और डिटेक्ट करेगा। एचआईवी के केस में काम में आता है। इवन जो कैंसर पेशेंट जिसमें शक हो आपको इसको कैंसर हो सकता है, तो उसके अंदर हम म्यूटेशन वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के काम में भी आता है। नेक्स्ट टेक्निक हमारे यहाँ पे आती है, जहाँ पे हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को टैग कर देते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ में और उसको अलाउ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में हाइब्रिडाइज होने के लिए इन अ क्लोन सेल्स, और उसको हम डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। यहाँ पे देखो डायग्राम की मदद से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को रेडियो एक्टिव करके इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में हाइब्रिडाइज होने दिया है। अब जो नॉर्मल जीन होगा उसके साथ में अगर ये हाइब्रिडाइज हो जाता है, बाइंडिंग सक्सेसफुल होगी, नॉर्मल जीन होगा तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अगर जीन म्यूटेटेड है तो कोई भी बाइंडिंग नहीं होती हमारे पास में, एंड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी तो जीन अपेयर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप म्यूटेशंस वगैरह देख सकते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट आता है एलिसा टेक्निक, जहाँ पे आप या तो एंटीजन को डिटेक्ट करते हो या एंटीबॉडी के लेवल को डिटेक्ट करते हो। यहाँ पे हमने देखा है कि एंटीबॉडी से वेल कोटेड है, एंटीजन आपने पेशेंट का सैंपल इसके अंदर ऐड करा, एक और एंटीबॉडी जो एंजाइम से कोटेड है उसको ऐड करा, तो सबस्ट्रेट जब इसके अंदर देखते जो आपका सबस्ट्रेट था उसका कलर चेंज हो गया एंड पॉजिटिव रिजल्ट के लिए ये कलर आ गया हमारे पास में। सेम एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे जब डेंगू हुआ था, तो डेंगू जब मुझे हो रखा था, फीवर वगैरह था, तब प्लेटलेट गिर रही थी, बट डेंगू टेस्ट मेरा जो था वो पॉजिटिव नहीं आ गया। जब मैं डेंगू से रिकवर हो गई और मैंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो मेरी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, तो एंटीबॉडी ने ये शो करा कि मुझे डेंगू हुआ था। सेम आपकी कोविड वगैरह में भी हुआ था, लोगों के अंदर में एंटीबॉडीज मिले थे जबकि इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, है ना। तो हम एंटीबॉडी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अपने पास में सवाल क्या क्या है यहाँ पे, द टेक्निक यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज एलाइजा। एलाइजा टेक्निक होती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके डीएनए को हमने मैनिपुलेट कर दिया है फॉरेन जीन एक्सप्रेस कराने के लिए। 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उसमें 95% माइस है। अगर 100 एनिमल्स है उसमें 95 हमारे पास में माइस होते हैं। क्या काम है लेते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए। कोई भी ग्रोथ फैक्टर जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, उसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर में, उसको स्टडी करने के लिए काम में लेते हैं। बीमारियां हो गई कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स, इन सब के लिए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह काम में लेते हैं। आजकल हम इनको एज अ फैक्ट्री काम में लेने लगे हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो एक्सपेंसिव होता है मार्केट में बनाना। जैसे कि हम एल्फामन एंटीट्रिप्सिन बनाने लगे हैं जो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के काम में आती है हमारे पास में। रोजी काउ हमने बना ली है। रोजी काउ क्या कर रही है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एनरिच्ड मिल्क बना रही है। 2.5 ग्राम पर लीटर उसके अंदर में है हमारे पास में, एंड ये ज्यादा बैलेंस है ह्यूमन बेबीज के अंदर नेचुरल काउ मिल्क। तो ये रोजी काउ में हमने बनाई 1997 में बनाई। दो इंपॉर्टेंट है, अल्फा ट्रिप्सिन इंपॉर्टेंट है, रोजी वाला इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे फिनाइलकेटोन्यूरिया सिस्टिक फिब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए अटेम्प्ट किए जा रहे हैं कि एनिमल्स पे हम क्या करें, देख करके उनका ट्रीटमेंट हम निकाल सकें। वैक्सीन की सेफ्टी एनिमल्स के ऊपर में टेस्ट की जाती है।
माइस के ऊपर यूजुअली टेस्ट की जा रही है आजकल, मंकीज पे नहीं। केमिकल्स की सेफ्टी टेस्ट की जाती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम सबसे पहले उनको आप ससेप्टिव बनाते हो टॉक्सिन्स के लिए, देन उन टॉक्सिन का टेस्ट करते हो। सुनने में थोड़ा इनह्यूमन है ये चीजें, बट हाँ ये हो रही है। और इनह्यूमन क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि सुनने में इनह्यूमन लग रही है, इसलिए ही एथिकल इश्यूज हमारे पास में आते हैं। उससे पहले एक सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है एक्सप्लेन द बेनिफिशियल रोल ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बेनिफिशियल रोल है? रोजी का क्या है तो आप बता दोगे। ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क बना रही है, अल्फा लैक्टोजन एनरिच मिल्क होता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है हमारे पास में, जो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम में आती है, उसको आप बना रहे हो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। ठीक है। अब एथिकल इश्यूज आपके पास में आते हैं, मॉरल इश्यूज आते हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। इन जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस का आपको नहीं पता कि एनवायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा। अभी तो आप बना दे रहे हो बट आपको नहीं पता। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई, GEAC। ये फुल फॉर्म आपसे 2025 में ही पूछा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये वैलिडेट करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को और उनकी सेफ्टी कितनी है पब्लिक सर्विस के लिए, ये सबको ये बताता है। ठीक है। अब बहुत सारे क्या हो गए, मॉडिफिकेशन की वजह से थोड़ा पेटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होने लगी। कुछ कंपनी वगैरह एक्सप्लॉइट करने लगी है, पेटेंट नहीं लेती है। जैसे कि अपने पास में आया राइस, भाई राइस तो सदियों से भारत के अंदर में खाया जा रहा है। 2 लाख वैरायटीज राइस अकेली इंडिया के अंदर में है। 27 वैरायटीज तो बासमती के हमारे यहाँ उगाई जाती है। फिर भी एक यूएस कंपनी हमारे पास में आई 97 के अंदर में, इसने बासमती राइस को पेटेंट करा लिया। थोड़ा बहुत कुछ उसने हाइब्रिड करा, उसको अपने नाम पे पेटेंट करा दिया था। ठीक है। तो पेटेंट इससे क्या हुआ, आप मिसयूज कर रहे हो ना, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वहां पे चला जाएगा, किसानों को नुकसान होगा। सेम टर्मरिक एंड नीम को भी इन्होंने बहुत सारे अटेंड करे कि पेटेंट कराया जाए, बट नहीं करा पाए क्योंकि हमारे पास में प्रूफ थे कि ये सब हमारा है। अभी ये जो प्राडा वाला रिसेंटली तो हुआ था, कोल्हापुरी चप्पल, भाई उनकी मॉडल कोल्हापुरी चप्पल पहन के रैंप वॉक कर रही है ना, वो नहीं हमारा है ये। तो फिर इंडिया ने बोला भाई ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारी जीआई टैग है, कोल्हापुरी चप्पल है। और सोचो 1.5 लाख में बेचना है। आज तुम खरीदने जाओगे तुम्हें 500,000 रुपए में, तो बोलेंगे भैया 100 रुपए कम कर दो, इतनी महंगी क्यों दे रहा हो, वो 1.5 लाख में बेच रहे हो। तो यही देखो, इसी को हम कहते हैं बायो पायरेसी, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्राडा विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन नहीं लिया उन्होंने कंट्री से, लोगों को ऑथराइजेशन नहीं दिया, कॉम्पनसेटरी पेमेंट नहीं दिया, और फाइनली क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतना बैकलैश हुआ तो उनको मानना पड़ा और उन्होंने इंडिया को क्रेडिट दिया कि भैया ये तो इंडिया का है, ये हमारा नहीं है ना। तो यही डेवलप कंट्रीज होती है, एक्सप्लॉइट करती है, इनएडिक्वेट कंपोजिशन देती है, बेनिफिट शेयरिंग नहीं करती, इनजस्टिस होता है। इसलिए इंडियन पार्लियामेंट ने सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल पास करा, जो कंसिडरेशन लेता है ऐसे इश्यूज को जो पेटेंट से रिलेटेड होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन वगैरह सब कुछ उसके अंदर में मेंशन हमारे पास में है। सवाल इधर ऊपर आता है, असर्शन इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज जीईएसी, इसी लाइन में से आया है, एकदम करेक्ट है। रीजन जेनेटिक मॉडिफिकेशन को कोई इंपैक्ट नहीं होता इकोसिस्टम पे, एकदम गलत है। हमें भी नहीं पता कि क्या इंपैक्ट होगा इकोसिस्टम के अंदर में, 2024 में आया था, है ना। तो इसके साथ में ये आपका खत्म हो चुका है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर कौन कौन से हैं, एक तो आपका बीटी कॉटन बीटी वाला है कि क्या फंक्शन है, एक आरएनए इंटरफेरेंस वाला हमारे पास में हो गया, तीसरा हमारे पास में इंसुलिन वाला है। 3 बड़े बड़े टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको जबान पे रटे होने चाहिए कि क्या मैकेनिज्म है, क्या है क्या नहीं, रटने की भी जरूरत नहीं है, समझ लिया ना। और चौथा सॉरी एडी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी वाला भी आपको पता होना चाहिए। और देखो मैंने इतने अच्छे से डायग्राम्स वगैरह की मदद से बताया। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ भी शेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।